कहीं कोई कलाई किसी चूड़ी को तरसती है, यानी ये समाज की करंट सिचुएशन आज भी है। कहीं कोई कलाई किसी चूड़ी को तरसती है, कहीं कंगन के झटके से कलाई टूट जाती है। यानी ये देखिए ना, अमीर और गरीब का जो अफरात तफरीद का जो मामला है, शायद ये शेर जो है उसकी अक्कासी कर रहा है और इसी के लिए शायद हम काम भी कर रहे हैं। और कहीं हम देखते हैं कि समाजी बेबसी शहर को मक्तल बनाती है, समाजी बेबसी शहर को मक्तल बनाती है, कहीं चंबल बनाती है तो कहीं नक्सल बनाती है। अब ये सारी की सारी कहानी आप दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, शायद इसीलिए मैं और आप जो है मैदान में उतरे हैं, है ना। अब ICDS का जो प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहनों ने बड़ी अच्छी तरीक़े से आपके सामने बड़ी तफसील के साथ पेश किया है, जिसमें हम समझ रहे हैं ये बात, हमको ऐसा एहसास है कि शायद आप तमाम लोगों को ये बात समझ में आ चुकी होगी। इसलिए कि ICDS जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से चलने वाला वो प्रोग्राम जिसमें एजुकेशन, न्यूट्रिशन और हेल्थ एक साथ तीनों को समाया हुआ प्रोग्राम, बुनियादी प्रोग्राम है। ICDS में आंगनवाड़ी जो है ICDS के तहत जो चलती है, जिसमें एजुकेशन जो बुनियादी मुद्दा है हमारा, तो सरकार ने पहले से ही प्रोग्राम दे दिया। हम सब ऐसा आज सुनने के बाद ऐसा लग रहा होगा, और शायद ये बातें जब हम समाज में जाकर, जब बस्तियों में जाकर जब बताएंगे तो ऐसा लोगों को भी ये लगेगा कि फजूल में जो है हमने अपना इतना वक्त बर्बाद किया। अभी तक तो हम सिर्फ रोना रोते रहे कि कोई इतनी महंगी महंगी स्कूलें हैं, या फिर मैनेजमेंट का हम रोना रोते थे। लेकिन आज जब हमारी बहनों को ये पता चल जाएगा, एक वो माँ का भी आप तसव्वुर कीजिए जो घर में मुलाजिमा है, किसी के घर में बर्तन धोती है, लेकिन उसका भी तो ख्वाब होता है कि उसका बच्चे एक अच्छी तालीम हासिल करे, एक स्टैंडर्ड एजुकेशन हासिल करे। लेकिन जब बस्ती की हमारी बहनों को जब ये बात पता चलेगी कि वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल या एक स्टैंडर्ड मानी जाने वाली स्कूल, एक मेयारी स्कूल को चलाने के लिए एक अकेला मैनेजमेंट है, तो ये बच्चा, मेरे बच्चे की अच्छी तरबियत, अच्छी एजुकेशन देना जब हम सब लोगों के हाथ में है, तो उसको एहसास होगा अपनी पार्टी का कि मैं मतलब इतना काम भी हम कर सकते हैं। सरकार ने हमको ये तमाम के तमाम जो अथॉरिटी दी है, तो हम जो है बहुत बेबसी के साथ हम ना जाएं। मेरे भाइयों, हमको ऐसा लगता है कि हम इस मूवमेंट में हम आप लोग जैसे अकेले अकेले करते करते वाकई काम बहुत बड़ा है और हमारे पास अफरादी कुव्वत बहुत कम है। हम इस प्रोग्राम्स को अगर हम दो एंगल से अगर हम देखें कि ICDS प्रोग्राम्स को चलाते हुए हमारी जो है समाज की महिलाएं भी इंगेज होंगी, और साथ साथ जिस आंदोलन का ख्वाब हमारे अकाबरीन ने देखा था कि इंसाफ मिलना चाहिए और मज़लूम जो है ख़ुद जो है अपने ऊपर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, तो ये ICDS सबसे बेटर प्रोग्राम है। समाज की हर वो यानी वंचित और अति वंचित जो है, दबी कुचली जो औरतें हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो हम इसको चला सकते हैं। अब इसमें जो है बहुत कुछ बातें जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मोटी मोटी बातें अगर आप लोगों को ICDS के बारे में अगर समझ गई होगी तो मैं शायद उसके आगे की बात करूं कि ये बात तो समझ में आ गई कि आंगनवाड़ी जो है, हमारा जो इंसानी ज़िंदगी जो शुरू होती है वो माँ से शुरू होती है। बस ये दो चार मोटी बातें हम अपने जहन में रख लें। इंसानी ज़िंदगी की बका जो है वो माँ से अगर शुरू होती है, तो ये माँ जो है माइलस्टोन अगर है, इसका जो बुनियाद जो है, तो ये पहले कभी लड़की भी थी, तो ये लड़की अगर कुपोषित होगी, ये लड़की अगर कमज़ोर होगी, तो वो समाज को जो नस्लें जो आगे परवान चढ़ेगी, वो शायद एक ज़िंदा और स्वस्थ सेहतमंद समाज की निशानी नहीं हो सकती। हम तो चाहते हैं ना, हमारा ख्वाब होता है कि समाज में इंटेलेक्चुअल्स भी हो, ऐसे थिंक टैंक भी पैदा हो, ऐसे साइंटिस्ट भी पैदा हो, इंजीनियर्स भी पैदा हो, वो सारी चीज़ें, कल्पनाएं तो हमारी बहुत है, हमारे ख्वाब तो बहुत ऊंचे हैं, लेकिन हम में से कितने लोगों ने सोचा, कभी हमने गौर किया। मैं उन्हीं
दानिशमंदों से सवाल है मेरा कि कभी हमने गौर किया कि इतनी बड़ी नस्लों को जो है परवान चढ़ाने वाली, नस्लों को पैदा करने वाली वो खातून, आखिर उसके ताल्लुक से अगर उसकी कमियां अगर होती है तो कमियों पर तो हमने बहुत कुछ कहा, हमने बहुत कुछ लिखा, बहुत हमने जो है क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन जो है ना ये समाज जो है तनकीद से नहीं बनता, समाज तो अमल से बनेगा ना। और आज जो है हम ठान लें कि हम वो समाज इंशाल्लाह, उस जिंदा समाज और की तामीर हम तामीर करना चाह रहे हैं, तो उसमें हम और आप तमाम का जो है वो रोल हमको प्ले करना पड़ेगा। तो ICDS में आंगनवाड़ी में अब कभी वो रहता है थोड़ा कन्फ्यूजन के आंगनवाड़ी से हम कैसे जुड़ें। एक सिंपल सी बात है कि अगर ये किशोरियों से प्रोग्राम अगर शुरू होता है तो आपके आसपास जो आंगनवाड़ी है उसमें बताएं लोगों को कि हम सिर्फ आधार कार्ड अगर लेकर जाते हैं और आंगनवाड़ी वहाँ पे जो है सेविका रहती है उसको हम कहें कि ये मेरी बच्ची है, या वो ख़ुद बच्ची को भी, जब बाकी तो बहुत सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहन के ज़रिए आ चुकी, तो वो आधार कार्ड सिर्फ अगर लेकर जाती हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। एक कन्फ्यूजन और है हमारे समाज में कि अरे हम तो अनाज हमको मिलता नहीं, तो आंगनवाड़ी की सहूलत जो हमको कैसे मिलेगी। लोग बहुत ज़्यादा जो इसमें भी परेशान हैं, लेकिन आंगनवाड़ी का राशन कार्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर कोई अंबानी और अडानी की भी अगर जो लड़की अगर वो भी चाहे कि मुझे आंगनवाड़ी से अनाज लेना है तो ये उसका कानूनी हक है, ये हक है। तो हम जो है इसमें अवेयरनेस हमको पैदा करनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा कि ये जो चीज़ है। अब आंगनवाड़ी के बाद में अगर ठीक है, हमने ज़रूरी भी नहीं है कि अगर किशोरी लड़कियों का अगर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो तो बाद में अब कभी अनाज ही नहीं मिलेगा। कुछ सालों तक जो 1-2 साल पहले तक तो किशोरी लड़कियों को भी अनाज दिया जाता था एजुकेशन के साथ साथ। लेकिन अब अगर अब माँ जो गर्भवती है तो माँ जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले, आधार कार्ड ही लेकर जाना और कुछ भी नहीं करना है, तो फिर वो सारे इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम्स हैं, वो सारे वैक्सीन के जो प्रोग्राम्स हैं, तो वो वैक्सीन के प्रोग्राम्स के अवेयरनेस प्रोग्राम भी जो आंगनवाड़ी चलाती है, और हम हॉस्पिटल में जाकर बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगकर वो वैक्सीन की जो है उतनी ज़हमत भी हमको नहीं उठानी पड़ेगी। तो दूसरा ये है कि अब एनीमिया से होने वाले जो ख़तरात हैं समाज पर, उसके असरात जो हैं, आमतौर पर कितना हम लोग यार वो बहुत जो लड़की ये जो एज है ना जो हमारी बहन ने बताई, ये दरअसल हार्मोनल चेंजेस का वक्त होता है। 14 से 18 और 19 साल की जो उम्र होती है, ये एक औरत की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा जिसको हम कह सकते हैं ना, जिसमें जो उसके इमोशंस चेंज होते रहते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, वो खुद को जज नहीं कर पाती कि उसे करना क्या है, और या फिर कोई मुझे गाइड करे, इसके लिए भी जो वो झिझकती है। तो आंगनवाड़ी सहूलत जो है सबसे बेस्ट है, और हमको अपनी आंगनवाड़ी को बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ जो है आंगनवाड़ी से, अब अगर प्रेगनेंसी में भी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो भी वक्त है, पुराना जो वक्त अगर चला गया, उसके बाद में भी अगर कोई माँ चाहती, वो करती है कि दूध पिला रही है, लैक्टेटिंग मदर है, और उससे अगर फ़ायदा अगर उठाना चाह रही है, तो भी वो अपना आधार कार्ड ले जाकर जो है उनको बोलें कि आप रजिस्ट्रेशन मेरा करवा दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हमको बहुत सारी कंप्लेंट मिली ऐसी, जब हमने आंगनवाड़ी पर जब हमने वर्क किया, तो एक आंगनवाड़ी बोलती है कि नहीं ये मेरे एरिया में नहीं आती, दूसरी जो दोनों के जो है तो वो बोलती है मेरे एरिया में नहीं आती है। दोनों के बीच में कुछ गैप्स होते हैं। और अभी हमारी एक बहन जालना से आई थी और उसने कंप्लेन किया कि जब हम बार बार जाते हैं आंगनवाड़ी के ताल्लुक से कि हमको आहार मिलना चाहिए, ये तमाम चीज़ें मिलनी चाहिए, तो बोलते हैं कि तुम अनाथ इसमें आते हैं। और वो अनाथ मतलब जो छूट गए, अगर छूट गए तो क्या अब हम इसको जो है उससे फ़ायदा कैसे उठाएं। तो उसके लिए भी यही है, चाहे हमारी कंप्लेन कुछ भी हो, हम जो CDPO जो होता है हम उसको जो एक सिंपल लेटर जो दे सकते हैं। और अगर जब हमने कि मेरा घर जो है यहाँ है, बस अपना घर जो है ये घर है, अपना लैंडमार्क दीजिए और मैं आंगनवाड़ी से फ़ायदा उठाना चाहती हूँ, या मेरा बच्चा इतना बड़ा है उसको आंगनवाड़ी का फ़ायदा मिलना चाहिए, और हम वो लेटर देकर एक रिसीप्ट जो है ले लें कि मैंने आपको ये लेटर दिया। और उसके बाद जो है 45 से 50 डेज़ में जो है नई आंगनवाड़ी जो है क्रिएट हो जाती है। और अगर वो भी नहीं होती तो फिर आप दूसरा
लेटर अगर जो है उस दे सकते हैं ज़िला तकरार निवारण अधिकारी को, और अगर तालुका प्लेस अगर है तो BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को जो है आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये देख रेख जो है तो अभी बहुत बड़ी चीज़ है कि इंटरनल कौन करता है, लेकिन अभी हम अगर इतने पर भी अगर हम काम करते हैं तो बहुत बड़ा काम होगा। तीसरी बात हमारी बहन ने भी ये बताई कि आंगनवाड़ी एजुकेशन का बुनियादी मकाम है। अब हम देख रहे हैं जहाँ पर कि एक प्री नर्सरी में एडमिशन के लिए 40-40 हज़ार रुपये हम डोनेशन देते हैं। अजीज़ साथियों, ये मौका है हमको समाज में पेनिट्रेट करने का, MPJ को अपने काम को पेनिट्रेट करवाने का, कि अब हम समाज में जाएं ना, उन लोगों को के पास भी जाएं जो 40 हज़ार और 50 हज़ार प्री नर्सरी के लिए आराम से देने के ख्वाहिशमंद भी और वो इस्तिताअत भी रखते हैं। और उन लोगों के बारे में भी सोचिए कि ये जो नहीं रख सकते हैं, हम कुछ ऐसा योगदान तो समाज को दे सकते हैं। ये लोग जो दबे कुचले जो लोग हैं, इनकी सिचुएशन कैसे उठेगी। आज जो है ना पब्लिक स्कूल्स जो है, जितने भी जो है गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं, उनकी हालत के जो जिम्मेदार जो है ना, जहाँ अगर सरकार और सरकार की दी हुई इग्नोरेंस अगर है, हाँ आंखें फेर लेना, तो उसके साथ साथ ये समाज भी है। समाज का वो तबका जिसको मालूम है कि गवर्नमेंट ने ये सहूलियात दी हैं, हम ये जो है टीचर से सवाल कर सकते हैं, हम जो स्कूल मैनेजिंग कमेटी बना सकते हैं, हम जो है अगर उस पर हमने ध्यान दिया होता या हमारे लोगों को मालूम होता, तो शायद जो समाज के ये लोग जो बेचारे बेचार की महसूस करते कहीं नहीं जा रहे, इसलिए जो सरकारी स्कूलों में जो है अपने बच्चों का एडमिशन करवा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं। हम वो 40 हज़ार को बचाते हुए अगर हमने ध्यान दिया कि हमारे महल्ले की आंगनवाड़ी जब अच्छी प्री नर्सरी स्कूलें जब चल सकती हैं, तो आपके इतने सारे लोगों के कोऑपरेशन से, हमारे और आपके इतनी सारे लोगों की निगरानी से क्या एक बेहतर आंगनवाड़ी में प्री एजुकेशन नर्सरी एजुकेशन नहीं हो सकती। ये आप मेरे और आपके लिए सोचने का मकाम है। हमें सोचना भी चाहिए, इसलिए कि हम तो इंसाफ के लिए खड़े हुए हैं ना। हमारा तो जो बुनियादी जो मकसद है कि हम समाज से जुल्म और नाइंसाफ़ी को ख़त्म करेंगे, तो हम ऐसे लोगों के पास भी जाएं और उनको उकसाएं। उनका जो सोया हुआ ज़मीर जो है, हमको बेदार करने की ज़रूरत है। और हमारी बहनों को भी इसमें आगे आना चाहिए, क्योंकि हर जगह अलग अलग तरह के लोग होते हैं। जहाँ कहीं नहीं, औरतों में भी जो ऐसा है कि जो बहुत कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। हमें उनकी नफ्सियात के मुताबिक जो है हमको झिझोड़ने की ज़रूरत है कि हम ये काम हम इसको कैसे करें। अब जहाँ पर हम बस्ती के हेल्थ की बात करते हैं, तो हमको ऐसा लगता है सारी चीज़ें तो हेल्थ के लिए सब ठीक तो चल रही है। इन जनरल हमको कुछ समझ में नहीं आता कि कहीं कुछ कमियां भी हो रही है। लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का अगर हम रिपोर्ट देखें, तो BCG का टीका जो है, शायद मैंने भी ये समझ लिया और आपने भी ये समझ लिया कि सभी लगाते ही होंगे, है ना। लेकिन ये वही देश है जहाँ हम रहते हैं, और यहाँ पर आज भी जो है 3 से 4% लोग ऐसे हैं जो जो पहला टीका जो बच्चे की पैदाइश से लेकर 1 महीने तक लगाया जाता है, 1.5 महीने तक लगाया जाता है, आज जो है 4%, 3-4% लोग ऐसे हैं वो BCG का टीका भी नहीं लगाते हैं। अब उसकी क्या वजह है, ये भी हमको देखना होगा। फिर बहुत सारे जो वैक्सीन से DPT और ट्रिपल पोलियो और डिप्थेरिया वगैरह का जो है ये जो डोज़ है, उसमें भी 83% इसके आसपास जो लोग हैं ये टीके लगाते हैं। मतलब बाकी तो छूट गए हैं ना। विटामिन E के जो डोज पिलाए जाते हैं बहुत है, अभी 18% 16% लोग ऐसे हैं जो ये सारे जो है तो विटामिन E के डोजेस वगैरह भी जो है नहीं देते हैं। तो हमको इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। अब सवाल ये है कि अब ये तो हम समझ गए कि हम आंगनबाड़ी से कैसे जुड़ें। इसमें किसी को क्वेश्चन है क्या पूछने का? ये बहुत आसान है, लेकिन आंगनबाड़ी की अहमियत को हम समाज में यानी कैसे वो करें। किसी के जहन में कोई प्लान है कि आंगनबाड़ी बहुत अच्छा फंक्शन करे, लोग उसकी अहमियत को कैसे समझेंगे, लोगों की ज़रूरत को हम कैसे बताएंगे? तो आंगनबाड़ी में शायद हमारी बहन ने ये बात बताई है कि उनका काम होता है
कुछ रजिस्टर रिकॉर्ड करने का मैम और सैम जो है ये दो मतलब वो अलग से वैसे मार्क करते हैं, एज टू हाइट, एज टू वेट जो है वो सारी चीज़ें वो रजिस्टर करते हैं। और वो ऐसे पेशेंट जो है जो कुपोषित जो लोग हैं, कुपोषित हैं जो पेशेंट, उनको अलग से मार्क करके रखते हैं। और जितनी कैलोरीज अनाज आंगनवाड़ी से सप्लाई होनी चाहिए एक बच्चे को, कम से कम कि अगर बच्चा है तो 500 ग्राम कैलोरीज का खाना और 12 से 15 ग्राम जो है प्रोटीन युक्त जो है इतना खाना उसको मिलना चाहिए। लेकिन अगर कोई बच्चा हमारी बस्ती में कुपोषित है तो वो जो मार्क लगा हुआ रहता है, और जब इनके CDPO वगैरह के जब दौरे होते हैं तो उनको बताना भी पड़ता है। अगर उनकी नज़र में नहीं आ रहा है तो हम और आप जो है उसके ऊपर जहन में रखें और लोगों को फिर उसी के बेस पर हम समाज के लोगों को बुलाएं, बहनों को बुलाएं, और उसके बाद में सारी आंगनवाड़ी ये सहूलियात देती हैं उसको हम करके बताएं। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि कोई हम में से हर कोई अगर एक एक दो दो आंगनवाड़ी को अगर हम गोद ले लें ये सोच के कि नहीं मैं एक चेंज ला कर दिखाऊँगी, मैं एक चेंज ला कर दिखाऊँगा इसी आंगनवाड़ी के ज़रिए, तो आसपास की बस्तियों के लोगों को एंगेज कीजिए। जब तक बस्ती के लोग आंगनवाड़ी फंक्शन में एंगेज नहीं होंगे तो उनको एहसास नहीं होगा, वो मुर्दा दिली छाई होगी। तो आंगनवाड़ी, हम स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में तो जाते हैं ना, छोटे छोटे कितने खुशी खुशी छोटे बच्चे के माँ बाप सबसे ज़्यादा खुश होते हैं अपने बच्चे को खुश देखकर। पेरेंट्स मीटिंग में जब बच्चा, अरे मम्मी हमको पेरेंट्स मीटिंग में जाना है, पेरेंट्स मीटिंग में जाना है, तो ये आंगनवाड़ी में माता समिति होती है। माता समिति होती है तो आप हम वहाँ जाकर पहले देखें माता समिति है या नहीं है। माता समिति की आप लिस्ट लीजिए और फिर उन लोगों से मुलाकात कीजिए और बस्तियों में मुलाकात करें। अब अपनी बहनों को भी इसमें शरीक करें और ये देखें, उनसे पूछें कि माता समिति क्या है, और अगर माता समिति है तो माता वो जो चर्चा होती है क्या, कुछ बैठक होती है क्या। जब देखिए बस्ती के जो है ना, जो बहनें जो हैं, अब उनको भी एक मुद्दा मिले कि नहीं अपने को भी कुछ अच्छा काम मिला, कुछ सोशल काम उनसे लिया जा रहा है, तो उनके अंदर भी एतमाद पैदा होगा और ये काम हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अजीज़ साथियों, हम अपने कंटिन्यूटी के साथ छोटे छोटे स्टेप्स लें और हम कंटिन्यूटी के साथ हम काम करें तो ये काम जो है अच्छा हो सकता है। अब सवाल मेरा खुद का आपके से ये है कि तमाम काम आखिर हम करना क्यों चाहते हैं। ये तो बात सही है कि हम समाज में जो है तब्दीली लाना चाहते हैं, हम समाज में सिस्टम को बदलना चाहते हैं ताकि कोई अपने आप को बेबस और मजबूर ना समझे। लेकिन इसी काम के ज़रिए ये समझ लीजिए कि MPJ का हमारे एक्टिविस्ट के लिए ये नर्सरी वाला प्रोग्राम है। कम से कम जो है हम में से हर साथी कुछ नहीं तो यहाँ से तो शुरू करें। हम जो नए नए लोगों को भी जो लेकर आएंगे, हम अपनी बहनों को शामिल करना चाहते हैं, इसलिए कि जब तक हमारी इस मोमेंट में अगर हमारी बहनें नहीं आएगी, इस देश की महिलाएं नहीं आएगी, तो मेरे ख्याल से हमको वो ख्वाब देखना ही छोड़ देना चाहिए कि जिसको हमारा ख्वाब तक हम एक आंदोलन शुरू करेंगे। क्योंकि हमने NRC के मूवमेंट में हमने देखा है ना किस तरह से हमारी बहनों ने इस मूवमेंट को लीड किया है। तो वो बातें तो वो ठीक, लेकिन हम में से जो हमारी गुजारिश आपसे है कि आप भी अपने अंदर ये एतमाद लेकर जाएं कि हमारी बहनें भी कुछ काबिल हैं। हम अपने और घर की औरतों को बस यूं ही ना समझें। हमने दूसरे मोमेंट में हमने देखा, मैं जिस घराने में पैदा हुई वो कम्युनिस्ट घराना था। मैंने देखा कि किस तरह से जो जियालापन था, जो दीवानगी थी लोगों के लिए हक के लिए लड़ने के लिए वो दीवानगी हमने क्वेश्चन करना चाहिए अपने आप से, हमने जायज़ा लेना चाहिए क्या वो दीवानगी मैं और आप पाते हैं। शायद नहीं, 90% मैं नहीं कह सकती हूँ यकीन के साथ कि वो दीवानगी नहीं है। और उसका जवाब भी ये है, जिंदा और जागता जवाब ये है कि जो चीज़ें हम अपने लिए चाहते हैं ना, तो हम सब लोगों को लेकर जो उसके साथ चलते हैं। हम में से कितने लोग आते हैं इस मोमेंट में, हम में से कितने लोगों ने अपने घर वालों को इस मोमेंट से वाबस्ता किया। इस्लामी तहरीक के साथ तो हम मोमेंट वाबस्ता करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि ये हमारी ज़रूरत है। लेकिन अजीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नूर की, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने ये कहते थे कि हम में से हर एक को अपने घर में जहाँ दूसरी सूरतें पढ़ाना चाहिए, सूरह नूर और सूरह अहज़ाब का मुताला तो ज़रूर कराना चाहिए। तो क्या
हमारे वही तहरीकी अफराद की नज़रों से सूरह नूर की वो आयत नंबर 55 नहीं गुजरी जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा था कि वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लनस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमा इस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफ़िहिम अमना। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों से तो वादा किया है कि वादा करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे कि जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किया। अजीज़ साथियों, हमने अभी तक क्या समझा कि हम ईमान अगर लाएं तो नेक अमल में सिर्फ और सिर्फ हमारी नमाज रोज़ा और ये सारी चीज़ें होती हैं। नहीं, अमल साले से मुराद वो रिक्वायरमेंट है ईमान की, जो सारी के सारे जो तकाज़े जो है वो अमल साले में आते हैं। और अमल साले जो है ये भी तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जिन लोगों ने रिक्वायरमेंट पूरी की ईमान के लाने की तो ज़रूर जो है तुमको इस ज़मीन का चार्ज दे देगा, तुमको इस ज़मीन का खलीफा बना देगा। तो क्या हमने अपने आप की तरबियत की? क्या हमने अपने नस्लों को परवान चढ़ाया इस एहसासात और इन जज्बात के साथ? क्या हमने चढ़ाने की कभी कोशिश की? शायद नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जैसे मैंने तुमसे पहले लोगों को इस ज़मीन का चार्ज दिया था तो तुम भी अगर ईमान के रिक्वायरमेंट को पूरा करोगे, अमल साले करोगे तो ज़रूर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे हैं कि ज़रूर हम तुमको ज़मीन का चार्ज देंगे। और उसके बाद जो आगे की जो आयत है ये जो है ये उस दौर में नाज़िल हुई। आप थोड़ा सा ग़ज़वा अहज़ाब वगैरह का मंज़र अपने सामने रख लीजिए। इस्लाम जो है कितना मुदाफ़ियाती मतलब उसमें था, ऑफेंसिव मोड में नहीं था। उस वक्त जो है सहाबा इकराम जो हर वक्त असलहा से लैस रहते थे, हथियार बांध कर सोया करते थे। सहाबा इकराम ने एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कभी हमको अमन भी नसीब होगा? तो आपने जहाँ कई पेशन गोइयाँ की कि किसरा फना हो जाएगा, रोम तबाह हो जाएगा, ये तमाम चीज़ें जहाँ आपने पेशन गोइयाँ की और उसके बाद में आपने ये भी कहा था कि हाँ अमन का वो दौर भी तुम देख लोगे अपनी ज़िंदगी में कि क्या तुम हिरा का जो है वो प्लेस जो जगह जानते हो? तो साहब इकराम कहते नहीं, हिरा का वो जो जगह आपने बताई और कहा कि मकाम हिरा से जो है अगर एक औरत बहुत सारा सोने के साथ भी अगर जा रही है तो उसको इतना मतलब अमन नसीब हो गया इस समाज में कि उसको जो है कोई ख़तरा नहीं लाहक नहीं होगा। लेकिन देखिए ना आज इसी देश में कितनी आबरूरेज़ियाँ हुआ करती हैं हमारे इसी, आखिर वो भी तो जो है हमारी बहनें हैं ना, कितनी आबरूरेज़ी इस देश की हर बहन हर बेटी मेरी बहन और मेरी बेटी है। ये एहसास के साथ हमें काम करना होगा। एक पेशन गोई और भी थी कि तुम अगर ज़कात दोगे तो ज़कात लेने वाला भी नहीं रहेगा। अब उनसे अगर कोई ज़कात दे तो बोलेंगे नहीं भाई तुम पहले ले आते तो हम ले लेते, लेकिन आज हमको भी ज़रूरत नहीं। तो मुझे याद है हमारे जो है अफसर उस्मानी साहब ने एक अभी जल्दी शायद भीड़ के इसके ऊपर ही थी कि कोई योजना के तहत जो आप लोग प्रोग्राम चला रहे थे, हमारे ज़िम्मेदार ने एक हल्की सी कमेंट्स की थी और मुझे बड़ी हंसी भी थोड़ी सी आई कि शायद कितने लोगों को समझा होगा ये कमेंट्स कि क्या सिर्फ अब हम जो है तो योजनाओं और ज़कात पर ही ज़िंदा रहेंगे। तो अजीज़ साथियों, असल में वो ये चीज़ है अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये दौर आएगा। अगर जो है ऐसा दौर भी तुम देखोगे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी कुरान मजीद में ये बात कही कि वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी तर्ज़ा, कि ज़रूर जो है ना हमको तुम्हें राइट्स के साथ हम तुमको बसाएंगे। युमक्किनन्ना का मतलब जो है हम तुमको इख्तियारात और अधिकार के साथ इस ज़मीन में बसाएंगे और उसी वजह से जिस दीन को तुमने पसंद किया है, और उसके बाद में जो है हम बदल देंगे उनके हालात खौफ के बाद अमन में। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का जब ये वादा है कि आज जो खौफ आज हम देख रहे हैं ये जब तक हम उतरेंगे नहीं मैदान में, जब तक हम वो अभी तो तलवार की जंग नहीं है, लेकिन जब तक अगर हम वो जंग नहीं लड़ेंगे जो लड़नी चाहिए, थोड़ी देर के लिए हम हिल्फुल फजूल याद कर लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आज भी अगर कोई मुझे नबूवत के बाद भी, आप जवानी में आपने हिल्फुल फजूल में आप शामिल थे, आपने ये कहा था कि अगर आज भी कोई मुझे अगर इस एग्रीमेंट के लिए अगर बुलाए तो मैं तैयार हूँ। उसमें पूरे मक्के वालों ने ये हल्फ लिया था कि इस देश में हम किसी भी जालिम को नहीं रहने देंगे। जब तक ये ज़मीन जालिमों से खाली नहीं होगी हम तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो था ना। तो अजीज़ साथियों, वो विजन
वो ख्वाब जो कुरान ने और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, उसको करने के लिए ये मिशन तो हमको इख्तियार करना पड़ेगा ना, एज ए मिशन। तो ये उम्मत जब इसी के से तैयार होती है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जिस सोसाइटी में भी जाएं, जिस माशरे में भी जाएं, उनकी नफ्सियात को समझते हुए हम बात करें। और बस मैं बात यहीं पर ख़त्म करती हूँ, लेकिन